Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are going to start our last lecture from chapter number 7, that is respiration. First of all, a short message, that is अगर आप लोग खुद विलिंग हैं कुछ सीखने के लिए तो कोई भी आपकी जो है वो आपके रास्ते में नहीं आ सकता, लेकिन अगर आप खुद विलिंग नहीं हैं तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। और अगर आप खुद डिटर्मिन हैं सीखने के लिए तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। ये छोटा सा मैसेज मेरी तरफ से। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के हम इस लेक्चर में डिस्कस क्या करेंगे, एक तो रेस्पिरेशन का मैकेनिज़्म और एनर्जी प्रोडक्शन एंड ग्लाइकोलिसिस में, क्रेब्स साइकिल में और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये 3 प्रोसेसेस हैं जो कि रेस्पिरेशन में इंक्लूड होते हैं प्रोसेसेस। उसके बाद है हम एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे और फर्मेंटेशन की इम्पोर्टेंस जो है उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एनर्जी बजट को रेस्पिरेशन का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेस्पिरेशन है क्या। सेलुलर रेस्पिरेशन में जो है वो फूड ऑक्सीडाइज होती है कार्बन डाइऑक्साइड में, और जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस होती है पानी में, हाइड्रोजन वाटर के मॉलिक्यूल में। जब हम किसी फ्यूल को जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन यूज़ होती है जिसकी वजह से एनर्जी बनती है लाइट की सूरत में, हीट की सूरत में। इस प्रोसेस में जो है वो ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होती है कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ने में, जो कि फ्यूल मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड। इसी तरह से ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज़ करते हैं ऑक्सीजन को ताकि वो ब्रेक डाउन कर सकें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो उनके फूड में प्रेजेंट होता है सेल्स में। अब जो ये ब्रेक डाउन होती है इसकी वजह से एनर्जी बनती है एटीपी की फॉर्म में। अब इस प्रोसेस में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो टूटता है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू टूटता है, जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, रिडॉक्स रिएक्शन। और इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो बनते हैं। जो सेलुलर एनर्जी यील्ड प्रोसेस है, ये सारा जितना भी सेल के अंदर एनर्जी बनती है उसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन 2 तरह की होती है, एक होती है एनारोबिक और एक होती है एरोबिक। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, और जो विदाउट ऑक्सीजन होती है उसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जो मोस्ट कॉमन फ्यूल है सेल जो यूज़ करता है एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, वो है ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज इस तरह से होता है कि अगर तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं तो ज़्यादा ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा, ज़्यादा ब्रेकडाउन होगी, ज़्यादा ही एनर्जी हमें मिलेगी, रिक्वायर्ड होगी। और अगर ऑक्सीजन कम है तो ये प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होती। अगर तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो तो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अगर वो ऑक्सीजन के बगैर भी हो सकती है, ऑक्सीजन के बगैर हो तो उसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। फर्दर डिस्कस करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, और उसके जैसे ही वो ऑक्सीडाइजेशन यानी कि उसकी ब्रेकडाउन कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स की स्टार्ट होती है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। फर्स्ट फेज़ में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, 6 कार्बन मॉलिक्यूल कहते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स में पायरुविक एसिड के। और सेकेंड फेज़ में जो मॉलिक्यूल है पायरुविक एसिड का वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। फर्दर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं तो CO2 और वाटर रिलीज़ होने के बाद एनर्जी भी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। इसका ओवरऑल रिएक्शन है C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न हुआ तो सेलुलर रेस्पिरेशन मीन्स के सेल के अंदर, और उसके नतीजे में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP का मॉलिक्यूल। ATP एज एनर्जी यूज़ होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि फर्मेंटेशन। ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये रिएक्शन होता है। ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है विद लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड।
और फिर इनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, फर्स्ट फेज़ में बिल्कुल वैसे ही एरोबिक रेस्पिरेशन वाला है कि ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में, और जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में टूटने के बाद सेकंड फेज़ में जो है वो पायरुविक एसिड कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। तो इस तरह क्या होता है, ये ट्रांसफ़र पायरुविक एसिड पहले ट्रांसफ़र होता है एथाइल अल्कोहल में या लैक्टिक एसिड में, और इस वे में जो है वो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो अनब्रोकन रह जाता है वो काफ़ी मतलब रह जाते हैं इस प्रोसेस में। तो वो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो फिर आगे क्लासिफाइड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक फर्मेंटेशन में होती है, यानी कि फर्दर इसको 2 में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं अल्कोहलिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन। उसमें क्या है कि ये बैक्टीरिया में या यीस्ट में होती है, और इसमें क्या होता है कि पायरुविक एसिड जो है वो फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है अल्कोहल में और जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में। तो पायरुविक एसिड जो है एथाइल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, लेकिन लैक्टिक एसिड में जो है पायरुविक एसिड जो है सीधा वो लैक्टिक एसिड में ट्रांसफर में होता है। ये स्केलेटल मसल में होता है ह्यूमंस की ये प्रोसेस, और कुछ एनिमल्स में ड्यूरिंग एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज़ ये प्रोसेस हो रहा होता है, लैक्टिक एसिड बन रहा होता है। ये जो है बैक्टीरिया के दिस आल्सो हेल्प्स इन द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क, दूध में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उसमें भी ये प्रोसेस होता है। और इस तरह जो है इन दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन मीन्स कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ईच पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। फर्दर जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है फर्मेंटेशन की। कुछ ऑर्गेनिज़म जो है उसमें वो इंक्लूड, कुछ ऑर्गेनिज़म्स जो हैं उनमें इंक्लूड होते हैं लाइक जो बैक्टीरिया है और फंजाई, ये एनर्जी लेते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन से और इनको एनारोब्स कहते हैं। और जो ह्यूमन है वो एनर्जी humans can also provide energy to their skeletal muscle cells through anaerobic respiration। और ये तब पॉसिबल होता है जब जो है स्केलेटल मसल वो वर्क हार्ड करते हैं, लाइक फिज़िकल एक्टिविटी कोई या एक्सरसाइज हो गया, उस दौरान ये फर्मेंटेशन का अमल होता है। लेकिन जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कैन नॉट बी इंक्रीज टू फुलफिल द डिमांड, तो इस वजह से फटीग होती है। अगर मसल एक्टिविटी ज़्यादा कर ली, फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा कर ली, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन कम होती है, और ऑक्सीजन कम होने के नतीजे में एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कम्प्लीटली नहीं होती, ब्रेक डाउन नहीं होते कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स कम्प्लीटली, इस वजह से जो है वो फटीग होती है मसल के अंदर। अब साइंटिस्ट ने जो यूज़ किए थे फर्मेंटिक एबिलिटीज़ किस किस की, फंजाई की और बैक्टीरिया की, किस लिए कि मैनकाइंड के इंसानों की खिदमत की जा सके। फॉर एग्जांपल जो फर्मेंटिंग पावर बैक्टीरिया है वो यूज़ की जाती है चीज़ बनाने के लिए, योगर्ट बनाने के लिए, और जो यीस्ट की पावर यूज़ की गई थी बेकिंग के लिए, या ये जितनी भी बेकरी है बेकिंग करने के लिए इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है। और इसी तरह से जो सोया सॉस है वो भी फर्मेंटेशन, फंगस एस्पेरेगस को यूज़ किया जाता है तब जाके सोया सॉस बनती है, उसकी फर्मेंटेशन से बनती है। उसके बाद डिस्कस करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज टूटता है 2 पायरुविक एसिड में, और इसमें जो है वो पायरुविक एसिड जो टूटता है इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फर्दर यूज़ होते हैं एसिटाइल CO यानी कि क्रेब्स साइकिल का एंट्रेंस पॉइंट है। और उसके बाद सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस डिस्कस करते हैं, ये साइटोप्लाज्म में होता है और ऑक्सीजन इसमें इन्वॉल्व नहीं होती स्टेज में, इसीलिए ये जो है वो दोनों तरह की रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, एरोबिक या एनारोबिक में। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, और ये टूटता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। उसके बाद क्रेब्स साइकिल में यही पायरुविक एसिड जो है मॉलिक्यूल कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इसके साथ साथ ATP की फॉर्मेशन होती है NADH की, यानी कि एनर्जी तो हर स्टेप में हमें मिलेगी, रिक्वायर्ड होगी FADH2। अब ये FAD जो है ये फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, ये कोएंजाइम होता है, और ये सेम उसी तरह NAD+ की तरह,
और इट गेट्स 2 हाइड्रोजन एंड रिड्यूस टू FADH2। अब जो है वो क्रेब्स साइकिल में पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होने के बाद साथ साथ फॉर्मेशन होती है ATP की, और कोएंजाइम जो है वो निकल जाता है। पहले कोएंजाइम जब पायरुविक एसिड एसिटाइल CoA की तरफ जाता है क्रेब्स साइकिल में, तो कोएंजाइम A आके जो है साथ बाइंड करने के बाद रिएक्शन स्टार्ट करवाता है, और इसमें ADP, FAD, NAD रिड्यूस होते हैं NADH, FADH2 और ATP में, और उसके बाद जो है NADH और FADH2 जो है वो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज़ होते हैं। अब क्रेब्स साइकिल में एंटर होने से पहले पायरुविक एसिड पहले चेंज होता है 2 कार्बन कंपाउंड में, उसको हम कहते हैं एसिटाइल CoA, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो है ये फाइनल स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन का, ये कंप्लीट सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। फाइनल स्टेप सेलुलर रेस्पिरेशन का इसमें है कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इस स्टेप में NADH और FADH2 रिलीज़ होता है इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयन में, और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इलेक्ट्रॉन कैरियर की सीरीज़ के थ्रू चलते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक सीरीज़ में, तो इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है वो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स दे लूज एनर्जी, or which is used to synthesize ATP. At the end of chain, electrons and hydrogen ion combine with molecular oxygen and form water. उसके बाद डिस्कस करते हैं एनर्जी बजट। एनर्जी बजट जो है वो ओवरऑल बजट है, इसमें जो है वो टोटल नेट यील्ड है 36 ATP। ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस में जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटता है तो 2 ATP के मॉलिक्यूल्स और 2 NADH के, और जो है आगे ही फर्दर जो है वो एसिटाइल CoA में जो है वो 2 NADH के मॉलिक्यूल आगे जाके जो है वो 4 ATP बना देते हैं। उसके बाद पायरुविक एसिड जब एसिटाइल CoA में टूटता है तो भी 2 NADH प्रोड्यूस करता है, जो कि फर्दर आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 6 ATP के मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी तरह जब क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है तो क्रेब्स साइकिल में 6 NADH के मॉलिक्यूल बनते हैं, जो कि 18 ATP आगे जाके प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और क्रेब्स साइकिल के जो हैं वो सेकंड पार्ट में 2 FADH2 के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके 4 ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद एंड पे जो है क्रेब्स साइकिल में 2 ATP के मॉलिक्यूल भी जनरेट होते हैं, और इनको टोटल किया जाए तो 36 ATP के मॉलिक्यूल नेट यील्ड है। इतनी एनर्जी हमें इस पूरे सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस से मिलती है। हमारा ये वाला चैप्टर हो गया ख़त्म। होप आप सबको समझ आई होगी। अब आप लोगों का ये काम है कि आपने डिफरेंस करना है बिटवीन फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में, और उसके बाद जो है वो आपने ये तीनों साइकिल फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सबसे पहले जो साइकिल था मैकेनिज़्म वाले जो है इस पूरे चैप्टर में जितने भी साइकिल्स हैं, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज़्म है ओवरऑल वो वाला पेज नंबर 121 पे। उसके बाद जो है वो पेज नंबर 122 पे जो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उसके बाद आपने मुझे हैंड रिटन ये असाइनमेंट है आपकी। उसके बाद रेस्पिरेशन के एनारोबिक, अल्कोहलिक, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इन सब के जो है वो रिएक्शंस। उसके बाद आपने मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन और एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन, ये सब जो साइकिल्स हैं इनको ड्रॉ करना है 3 टाइम्स, 3 बार ये मैकेनिज़म्स रेस्पिरेशन के और फोटोसिंथेसिस के ऑल साइकिल्स जो है वो ड्रॉ करने के बाद आपने मुझे सबमिट करवाना है। और उसके बाद जो है आपका कंप्लीट एक्सरसाइज आपने फेयर कॉपीज़ पे करने के बाद मुझे जो है पिक्चर सेंड करनी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।